सच बताऊं तो ये वीडियो बंद दिमाग वाले लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि ना ही उनको धुरंधर का प्रोपेगेंडा दिखेगा और ना ही मोदी का दिखेगा। लेकिन अगर तुम लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे और थोड़े फैक्ट को समझोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ काफी सेंस बन रहा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज दूसरे क्रिटिक्स से अलग है, क्योंकि यहाँ मूवी को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कहा जा रहा, बल्कि समझाया जा रहा है कि उसके अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है। अब सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लो, ये मूवी टेक्निकली काफी अच्छी है। 4 घंटे की मूवी है, तुम्हें इंगेज करके रखती है और म्यूजिक अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है और हाइप उससे भी अच्छी है। अगर तुम दिमाग बंद करके देखोगे तो तुम्हें सब कुछ पसंद आएगा, लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज किया और क्रिटिकल थिंकिंग चालू की तो वही 4 घंटे की मूवी धीरे धीरे तुम्हें चुभने लगेगी। यही इस पूरी डिस्कशन का बेस है। अब एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, जब लोग इस तरह की मूवीज को देखते हैं तो उनमें से काफी लोग जो दिखाया जा रहा है उसे सीधा सच मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ा कंसर्न बन जाता है, क्योंकि जो चीज इंटरटेनमेंट के तौर पर दिखाई जा रही है वही धीरे धीरे परसेप्शन बनना शुरू कर देती है, और परसेप्शन ही आगे चल के ओपिनियन बनता है और ओपिनियन ही डिसीजन में बदलता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि मूवी सिर्फ मूवी नहीं होती। सबसे पहले तुम्हें ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ लगता है। जैसे एक सीन में ISI का हेड बैठा होता है और सामने टीवी पर मोदी जी ओथ ले रहे होते हैं, और वहाँ एक डायलॉग बोला जाता है कि हमने NGOs, मीडिया, सोशलिस्ट और यूनिवर्सिटीज को फंड किया था, हमने अमेरिकन डॉलर्स दिए थे ताकि अपनी पसंद की गवर्नमेंट ला सके। ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ा क्लेम करती है, लेकिन इसे ऐसे कैजुअली डाल दिया जाता है जैसे एक एक्सेप्टेड फैक्ट हो। और इसी तरह एक जगह टेररिस्ट आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये चाय वाले ने हमारी नाक में दम कर रखा है, जिससे व्यूअर्स के माइंड में एक स्पेसिफिक इमेज बिल्ड हो जाती है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, मूवी शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर दिया जाता है। इसमें दिखाए गए सारे कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं और इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि मूवी के अंदर जो भी मेजर इवेंट्स और कैरेक्टर दिखाए जाते हैं वो रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड होते हैं। बस एक फिक्शनल कैरेक्टर उनके बीच डाल दिया जाता है, जिससे देखने वाले को लगता है कि ये सब सच में हुआ होगा, और यही सबसे बड़ा इल्यूजन क्रिएट होता है। अब इस पैटर्न को समझो, पहले एक फैक्ट दिखाया जाता है, उसके बाद एक फिक्शनल स्टोरी जोड़ दी जाती है और व्यूअर्स दोनों को मिलाकर सच मान लेता है। जैसे दाऊद इब्राहिम का एंट्री दिखाई जाती है जो एक रियल नाम है, और उसके बाद रहमान और असलम चौधरी जैसे कैरेक्टर्स आते हैं जिनको इस तरह दिखाया जाता है जैसे वे किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो। और उसी फिल्म में उजैर बलोच जैसे नामों का रेफरेंस आता है, जिससे कहानी को और ज्यादा रियल फील दिया जाता है। अब व्यूअर्स के दिमाग में ये बैठ जाता है कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सब किसी ना किसी रूप में सच है। अब इसके तुरंत बाद उरी अटैक दिखाया जाता है जो कि 2016 में हुआ था। एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, लेकिन मूवी इसे पहले दिखाए गए कैरेक्टर्स और उनके नेटवर्क से इस तरह कनेक्ट करती है कि व्यूअर्स को लगे कि ये पूरा चेन एक ही प्लान का हिस्सा है, जबकि ऐसा कोई डायरेक्ट प्रूफ पब्लिक डोमेन में मौजूद ही नहीं है। अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए SP की डेथ दिखाई जाती है, जो इस मूवी में SP चौधरी का कैरेक्टर निभाया था संजय दत्त ने उनकी, जहां मूवी में इंप्रेशन दिया जाता है कि ये घटना 2016 के बाद हुई थी। इसे एक एक्शन रिस्पॉन्स के तौर पर दिखाया जाता है, जिसमें इनडायरेक्टली क्रेडिट या तो फिक्शनल हीरो को जाता है या उस नैरेटिव को सपोर्ट करता है जो मूवी बिल्ड कर रही है। लेकिन अगर तुम इसको रियलिटी में क्रॉस चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि SP की डेथ एक्चुअली में 2014 में ही हो चुकी थी, यानी टाइमलाइन को जानबूझकर आगे खींचा गया ताकि ये लगे कि ये सब नई गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ है, और ये एक प्लान्ड रिस्पॉन्स था। और यही सबटल मैनिपुलेशन है, क्योंकि व्यूअर्स को लगता है कि उसने एक रियल घटना देखी है, लेकिन कंटेक्स्ट बदलते ही उसका मतलब पूरी तरह बदल जाता है। अब सबसे बड़ा एग्जांपल आता है नोटबंदी वाला, जहां एक तरफ रियल फोटोज दिखाई जाती हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी नेशन को एड्रेस करते हैं और नोटबंदी का ऐलान करते हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये सच में हुआ था, लेकिन उसी के तुरंत बाद मूवी यह नैरेटिव बिल्ड करती है कि पाकिस्तान नकली नोट प्रिंट कर रहा था और 60,000 करोड़ ने
नेपाल के थ्रू इंडिया में भेजे जा रहे थे, खास करके यूपी इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसी फ्लो में ये इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि नोटबंदी का डिसीजन उसी का डायरेक्ट रिस्पॉन्स था। और यहाँ सिंपल लॉजिक लगाओ, अगर किसी एजेंसी को पहले ही पता था कि 15 नवंबर को पैसे आने वाले हैं, तो वे क्या सिर्फ उस सोर्स को रोकेंगी या पूरे देश को महीनों तक लाइन में लगा देगी? क्या ये प्रैक्टिकल डिसीजन है? लेकिन मूवी इस तरह से सीन्स को अरेंज करती है कि व्यूअर्स को लगे कि ये डिसीजन जस्टिफाइड था। और यहाँ फिर वही पैटर्न रिपीट होता है। पहले एक रियल फैक्ट दिखाया जाता है कि नोटबंदी हुई थी, उसके बाद एक फिक्शनल जस्टिफिकेशन जोड़ दी जाती है और व्यूअर्स दोनों को एक साथ एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ एक और रियलिटी चेक जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर यह आर्ग्यूमेंट आता है कि अगर 60,000 करोड़ यूपी में आ जाते तो इलेक्शन का रिजल्ट बदल सकता था। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में ही बीजेपी यूपी जीत चुकी थी, बल्कि 80 में से 73 सीटें एनडीए के पास थी। इसका मतलब यह है कि उस समय ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वेव बन चुकी थी, जिसको मीडिया ने मोदी लहर कहा था। और यह सब नोटबंदी से पहले हुआ था, यानी उस समय ना कोई नोटबंदी हुई थी, ना ही नैरेटिव था जो मूवी में दिखाया गया है। तो अगर 2014 में ही इतना बड़ा मैंडेट मिल चुका था, ये मान लेना कि बाद में आने वाले 60,000 करोड़ पूरा इलेक्शन पलट सकता था, तो ये लॉजिक खुद ही कोलैप्स हो जाता है। और यही वो जगह है जहां मूवी एक फॉल्स कनेक्शन क्रिएट करती है। पहले एक रियल फैक्ट दिखाती है, उसके बाद एक ऐसा सिनेरियो जोड़ देती है जो इमोशनली सही लगता है लेकिन लॉजिकली कहीं नहीं टिकता, और व्यूअर्स उस कनेक्शन को बिना सवाल किए एक्सेप्ट कर लेता है। कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूँगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन निकल कर आता है, क्योंकि अगर मूवी के नैरेटिव को सीधा मान लिया जाए तो इसका मतलब ये निकलता है कि 2014 से पहले जो भी सरकारें थी वो किसी इंटरनल इन्फ्लुएंस में थी। अब यूपी में 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो इसका मतलब वो भी इन्फ्लुएंस में चल रही थी। अगर लॉजिक आगे बढ़ाओ तो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार दशकों तक रही, क्या वे भी इन्फ्लुएंस में थी? यानी इनडायरेक्टली ये नैरेटिव इतना बड़ा क्लेम कर देता है, जिसे मूवी सीधे नहीं बोलती लेकिन व्यूअर्स के माइंड में छोड़ देती है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बिना प्रूफ दिए गए एक आइडिया इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब पॉलिटिकल एंगल समझो, मूवी इनडायरेक्टली यह एस्टैब्लिश करती है कि 2014 से पहले गवर्नमेंट किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में थी, क्योंकि आईएसआई वाले एपिसोड दिखाए जाते हैं जब मोदी जीतते हैं, और इससे हिडन मैसेज जाता है कि पहले सब कुछ उनके कंट्रोल में था और अब कंट्रोल खत्म हो चुका है। इस लॉजिक को आगे बढ़ाओ तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो भी ऑपोजिशन पार्टीज थी वो इनडायरेक्टली उसी इन्फ्लुएंस में काम कर रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा क्लेम है। लेकिन इसे सीधे नहीं बोला जाता, बल्कि सीन्स के जरिए फील करवाया जाता है। अब इसी के साथ यूनिवर्सिटीज और मीडिया का एंगल भी जोड़ दिया जाता है, जहां कहा जाता है कि इन्हें फंड किया गया था, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया जाता। सिर्फ एक डायलॉग डाल दिया जाता है जिससे व्यूअर्स के माइंड में सस्पिशियंस क्रिएट हो जाता है। अब रिलीजियस एंगल भी ऐड किया जाता है, जहां एक सीन में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन दिखाया जाता है और उसे एक ऐसे कैरेक्टर से लिंक कर दिया जाता है जो रिएक्ट करता है कि अब इंडिया को जवाब देना ही पड़ेगा, और वो होते हैं दाऊद इब्राहिम। इससे क्या होता है, व्यूअर्स इमोशनली ट्रिगर होता है और पूरी स्टोरी को उसी इमोशन के साथ देखना शुरू कर देता है। अब अगर तुम पूरी मूवी को एनालाइज करोगे तो पाओगे कई रियल इंसिडेंट उठाए गए हैं, लेकिन उनका क्रेडिट या तो फिक्शनल हीरो को दे दिया जाता है या फिर एक स्पेसिफिक नैरेटिव के हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है, जिससे व्यूअर्स को लगे कि जो दिखाया गया है वो पूरी तरह सच्चाई है। अब क्लाइमेक्स में एक इंटरनेशनल एंगल ऐड किया जाता है, जहां यह दिखाया जाता है कि भारत एक दूसरे देश की मदद से पाकिस्तान पर प्रेशर बनाता है, और वो देश होता है इजराइल, और अपने एजेंट को छुड़ा लेता है। और वहां एक क्लियर लाइन डाली जाती है कि यह देश हमारा दोस्त है। यह सब कुछ एक करंट जियोपॉलिटिकल नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब अंत में बस एक चीज समझो, जब भी तुम इस तरह की मूवीज को देखो तो सिर्फ ये मत देखना कि क्या हो रहा है, बल्कि समझो कि तुम्हें बिलीव करवाया जा रहा है, क्योंकि सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, ये परसेप्शन बिल्ड करता है और एक पावरफुल टूल है, और परसेप्शन बिना सवाल उठाए एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए अगली बार जब भी ऐसी कोई फिल्म देखो तो थोड़ा रुको, सोचो क्या ये फैक्ट है, फैक्ट के साथ जोड़ी गई कहानी, यही फर्क तय करता है कि तुम एक व्यूअर हो या एक अवेयर व्यूअर्स ग्रुप हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरी मूवी के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।